सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, एंथैल्पी के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमको न्यूमेरिकल्स किस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, तो ये देखिए। ठीक है, देखो सिद्ध कीजिए कि तुम्हारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस तुम्हारा पी डेल्टा वी। ठीक है, तो देखो इसको हमें क्या करना, प्रूफ करके निकाल करके देना है। ठीक है, अब देखो मैं तुमको पहले से समझा चुका हूँ कि देखो हम जानते हैं कि एंथैल्पी हमारी क्या होती है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी डेल वी होता है। क्लियर है, सॉरी पी वी होता है ना। तो यहाँ पर देखो एच इज इक्वल टू होता है ई प्लस पी वी। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पढ़ा हुआ है। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, जो ये हमारा समीकरण नंबर जो 1 है, इसका हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने के लिए तुम्हारा क्या होता है, देखो इसका हो जाएगा डीवीएच। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। और देखो इसका यहाँ पर पी और वी है, तो इसका तुम्हारा क्या होगा, देखो जैसे पीवी है, ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा अवकलन होगा तो डीवाई आवर। ठीक है, इसका देखो एक बार तो हो जाएगा, देखो जो तुम्हारे पीवी है ना, ठीक है, तो इसका देखो एक बार तो होगा पी के रेस्पेक्ट में और एक बार हो जाएगा वी के रेस्पेक्ट में। पी के रेस्पेक्ट में होगा तो तुम्हारे यहां पर हो जाएगा देखो एक बार तुम्हारा हो जाएगा पी डीवी, है ना, क्योंकि उस टाइम पर देखो जब तुम्हारा क्या हो रहा है, इसका वी का हो रहा है अब अवकलन, तो तुम्हारा ये हो जाएगा पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट, तो पी को बाहर कर देंगे, वी का डिफरेंशिएशन प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो तुम्हारा वी कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी डीवी। ठीक है, सॉरी वी डीपी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम फिजिक्स के वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें तुमको पता चल जाएगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। जैसे तुम्हारे यहाँ पर देखो पी और बी दे रखा है, तो ठीक है, चलो यहाँ छोड़ो, है ना, देखो पी डी का दे रखा है, तो तुम्हारा देखो एक तो होगा, एक बार तो होगा पी के रेस्पेक्ट में, और जब पी के रेस्पेक्ट में होगा तो हम करेंगे इसको, वी को छोड़ देंगे, पी का हो जाएगा, और एक बार होगा वी के रेस्पेक्ट में, तो पी को छोड़ देंगे और वी का हो जाएगा डीवी। ऐसे होता है। तो मतलब एक बार तो पी का कर दिया तो डीपी हो गया, वी कांस्टेंट, फिर एक बार पी का सॉरी एक बार वी का कर दिया तो डीवी और पी कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, डीएच डीई प्लस तुम्हारे डी सॉरी पी डीवी प्लस तुम्हारे वी डीपी। ठीक है, अब देखो यदि हमारा दाब को क्या रखा जाए, बिल्कुल स्थिर, तो हमारे डीपी जो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा ना। तो देखो डीपी वाली सिचुएशन देखो ये है, तो जब ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इनटू में वी और है, तो वी भी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब ये तुम्हारी स्टेप है पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना। तो बचेगा क्या, सिर्फ ओनली पीडीवी और एक डी। ठीक है, और डीएच, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डीएच इज इक्वल टू डीई, ठीक है, प्लस तुम्हारे पीडीवी। ठीक है, हाँ अब देखो यदि निकाय की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और एक अंतिम अवस्था में ऊष्मा गतिकीय पद जो है वो निम्न है। मतलब देखो जब परिवर्तन होगा ना उसमें, उसकी ऊष्मा गतिकी की जो तुम्हारे पद हैं उनमें तुम्हारा क्या होगा, जब परिवर्तन होगा तो देखो पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में कन्वर्ट होएगा, तो पहली स्थिति में कुछ अलग अवस्थाएं होंगी और दूसरी स्थिति में कुछ अलग अवस्थाएं होंगी। तो देखो पहले में क्या होगा, प्रारंभिक जो अवस्था होगी तो उस टाइम पर जो हमारी एच है वो तुम्हारा H1 होगा, ई आंतरिक ऊर्जा जो है हमारी E1 होगी, और जो वॉल्यूम है वो हमारा V1 होगा। दूसरी में क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन तुम्हारी 2 2 2 2 कर देंगे इनको। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2। क्लियर है ना। अब देखो समीकरण नंबर जो 2 है, अब समीकरण नंबर जो 2 है ना, ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको बना दो। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसका हम दोनों साइड से क्या करेंगे, दोनों, ठीक है, साइड से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में चेंज आ रहा है, तो हमारा इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक होगा, 1 से दूसरी स्थिति तक। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो डीएच का इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से, H1 से लेकर H2 तक। ठीक है, यहाँ पर E हमारी आंतरिक ऊर्जा, तो यहाँ का इसका हो जाएगा E1 से लेकर E2 तक, और ये तुम्हारे देखो पी रह गया कांस्टेंट, और डीवी का हो रखा है, तो इसका वॉल्यूम का हो जाएगा V1 से लेकर V2 तक। क्लियर है ना। अब देखो जब हम इंटीग्रेशन को खोलते हैं तो देखो यहाँ पर H के रेस्पेक्ट में हो रहा है, अब इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और 1 का जब क्या होगा, H के रेस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा H, क्योंकि देखो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं कर रहा हूँ 1 का, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो हमारा निकल के आता है एक्स प्लस सी। लेकिन जब लिमिट दे रखी होती है, जैसे लिमिट ए से बी तक दे रखी है, तो तुम्हारी ये सी हट जाएगा, जबकि इसका आंसर आ जाएगा ए से बी तक। ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे फिजिक्स की कुछ वीडियो आएंगी तो उनमें चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे H1 से लेकर H2 तक हो रहा है, तो तुम्हारा ये निकल कर आ जाएगा इसका जो ये 1 DH है, तो इस H का इससे गुणा हो जाएगा तो सिर्फ ओनली H आ जाएगा, तो ये देखो H, और कहां से कहां तक हो रहा है इंटीग्रेशन, 1 से 2 तक, तो H1 से लेकर H2 तक। ऐसे तुम्हारा DE का होगा, इसमें भी कुछ नहीं है तो इसमें 1 मान लेंगे, तो 1 का गुणा उससे हो जाएगा E से, तो तुम्हारा इसका हो जाएगा E, तो इसका हो जाएगा E, और कहां से कहां तक चल रहा है, E1 से लेकर E2 तक, तो E1 से लेकर E2 तक प्लस तुम्हारा P V1 से लेकर V2 तक, ऐसे V का हो जाएगा। ठीक है,
तुम्हारा पी कांस्टेंट है, पी बाहर है। हाँ अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो जब हम इंटीग्रेशन के ऊपर तुम्हारा क्या होता है कि जब तुम्हारा सॉल्व होता है तो तुम्हारा अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट खोलते हैं। तो अपर लिमिट, तो देखो इसकी अपर लिमिट क्या थी h2, तो हम लिखेंगे h2, फिर माइनस लोअर लिमिट h1, तो इस h की जगह पे ये h1 पुट कर देंगे, तो माइनस के h1, फिर ऐसे तुम्हारे e2 e के लिए करेंगे तो e2 माइनस e1 हो जाएगा, ऐसे तुम्हारा p रहेगा ही, और b के लिए कर देंगे v2 माइनस के v1। अब तुम्हें पता है जो अंतर होता है उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। तो जो ये अंतर है ये तुम्हारा बन जाएगा डेल्टा एच, ये जो अंतर है ये डेल्टा ई, और तुम्हारा पी तुम्हारा कांस्टेंट है पी, और ये v2 माइनस के v1 है वो तुम्हारा कर जाएगा डेल वी। ठीक है, बस इस तरीके से हमको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। हाँ देखो अगर तुमने नहीं सीखे अपकलन और तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी तुम्हारा अपकलन और तुम्हारा समाकलन नहीं सीखे, तो मैं थोड़ा सा उनको आइडिया दे देता हूँ। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास में कोई वेरिएबल दे रखा है एक्स, और हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी अपकलन करना है। तो हम इसका अपकलन करेंगे ऐसे डी वाई आवर डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ इस एक्स का जो अपकलन हम कर रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें इसको ऐसे शो करना पड़ता है डी वाई आवर डी एक्स, और अपकलन कर रहे हैं किसका, एक्स का। तो इसका जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन, सॉरी इसका होता है एन एक्स एक्स की पावर माइनस। ठीक है, इस तरीके से होता है। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें यानी समाकलन की बात करें, तो हम समाकलन को लिखते हैं ऐसे, जैसे मुझे एक्स का करना है समाकलन और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, और इसको सिंबल होगा वो ऐसे, मतलब एक्स का इंटीग्रेशन में कर रहा हूं किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये, और एक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। तो इसका जो आंसर आता है वो इसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1, और अपॉन आता है एन प्लस 1, और प्लस में आता है सी, क्योंकि ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है ये तुम्हारा अनिश्चित इंटीग्रेशन है, ये कहीं पे भी खत्म हो सकता है। तो इसमें से एक वैल्यू निकलती है जिसका हमें पता नहीं होता है, तो वो हमारी सी में चली जाती है। ठीक है, और हमारा दूसरा इंटीग्रेशन होता है वो लिमिट वाला होता है कि कहां से कहां तक हो रहा है। तो जो हमारा लिमिट वाला होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें क्या होता है, जब इंटीग्रेशन हम ए से बी तक करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, तो वो हमारा निश्चित समाकलन होता है, तो उसमें तुम्हारी सी नहीं आता है। ठीक है, तो हमें जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर एन, तो एन क्या है, देखो एक्स की पावर एन क्या है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 1 कर देंगे, और अपॉन क्या हो जाएगा एन प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, और तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका क्या होगा आंसर। बट अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि इसका हो रहा है ए से बी तक, तो ये सी नहीं आता, ये सी नहीं आता, उस टाइम पर क्या हो जाता, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन होता और इसके ऊपर लिमिट लग जाती तुम्हारी ए से बी, मतलब ए से बी। तो हम जब लिमिट को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये x आया है इस x की जगह पे एक बार b पुट करते हैं, और फिर माइनस लगा करके a पुट करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, देखो इसमें ये नीचे वाला 3 है, इसको तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं x की पावर 3 है ना, इसकी जगह पे पुट करते b, तो ये हो जाता है b3 माइनस, फिर पुट करते a को, तो यहाँ पर हो जाता है a3। तो इस तरीके से इसका आंसर आता, तो उस टाइम पर c को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे तुम्हारी यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखो जैसे डी वाई आवर डी एक्स, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, x की पावर 3 का। तो इसका मैं कैसे करता कि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर, देखो n, तो n क्या है यहाँ पर, x की पावर कितनी 3, ये होती है n, तो n यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और x की पावर क्या होती है n माइनस के 1, तो n कितना यहाँ पर 3, तो 3 माइनस के 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है इस x का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक्चुअली क्या होता है, जब कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो वो बाहर आ जाती है, और फिर उसके बाद में दूसरी वाली टर्म का हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस x का डिफरेंशिएशन करता किसके रेस्पेक्ट में, डी वाई आवर डी वाई, तो देखो ये इसके जैसी नहीं है बिल्कुल, तो इसका तुम्हारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं। तो तुम्हारा क्या होता है, जब हम किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के जैसी ही वेरिएबल से उसका वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। अगर उसके जैसा नहीं होता तो फिर उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, फिर वो 0 होता है। ठीक है, अगर मैं बाई का करता डी वाई आवर डी एक्स, ठीक है, तो मतलब मैं इस बाई का कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसका भी तुम्हारा क्या आएगा 0। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में देखो जैसे तुम्हारे ये है, मैं 1 का कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में करता हूँ उससे इस कांस्टेंट का गुणा हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा x 1x, और 1x को तुम x ही लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 का इंटीग्रेशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली 2x। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर तुम फिर वीडियो देखने में तुमको टाइम लगेगा तो इसकी वजह से मैं तुमको नॉर्मल इसके अंदर समझा देता हूँ। ठीक है,
चलो अब इसके बाद में तुम इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। चलो हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो सिद्ध कीजिए कि स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, तो देखो हमने क्या फ्लॉट का जो नियम पढ़ा था, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम पढ़ा था, उसमें अपने को दो इक्वेशन आते थे। ठीक है, एक तो आता था अपने को E2 इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू आता था अपने को Q प्लस W, और एक आता था डेल्टा E इज इक्वल टू आता था Q माइनस के W। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रखा है, उसने बोला है वृद्धि के बराबर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्लॉट के नियम से आता है। देखो प्लॉट के नियम से, जिसको हमने ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था उसको हमने प्लॉट नाम दे रखा था FLOT। तो देखो उसके नियम से डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q माइनस के W। जब तुम्हारा निकाय कार्य करता है तो उस टाइम पर तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस के W होता है। और जब निकाय के ऊपर कार्य किया जाता है तो उस टाइम पर डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस की जगह पर माइनस के जगह पर प्लस आता है, मतलब Q प्लस W होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस का W हो जाएगा। तो देखो Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, QP। ठीक है, हाँ दूसरी बात तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो W इज इक्वल टू होता है तुम्हारा P डेल्टा B। ये तुमको मैं फॉर्मूले में पहले करवा चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, देखो जो डेल्टा E होता है, डेल्टा E को हम लिख सकते हैं E2 माइनस के E1। ठीक है, ये जो Q है, Q की जगह पर हमें रिप्लेस करना है QP हो गया। और यहाँ पर W आता है, W की जगह पर हमें लिखना P डेल B। तो यहाँ पर हमने लिख दिया PV2 प्लस तुम्हारे PV1। देखो एक्चुअली में ये PV2 प्लस PV1 आया कैसे, देखो एक्चुअली में होता है P डेल B, लेकिन हम डेल V को कैसे लिख सकते हैं, V2 माइनस के V1। तुमको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर इस डेल V की जगह पे मैं लिखूंगा V2 माइनस के V1, और इसके आगे मल्टीप्लिकेशन हो रखा P का, तो P का गुणा इससे करूंगा तो ये हो जाएगा PV2 माइनस का हो जाएगा ये P का। देखो ये माइनस है और ये देखो इससे पहले भी माइनस है, तो इस माइनस की वजह से इस माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस के P, ये तो हो जाएगा देखो माइनस, ये आगे इसके देखो माइनस लगा हुआ है, ये रहा। तो इस माइनस की वजह से ये तो माइनस में आएगा, लेकिन इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये तुम्हारा माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के PV1 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा खुल जाता है PV2 और ये प्लस का हो जाता है PV1। क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखो अब ये हो गया। अब समझो जब मैं इन दोनों सिचुएशंस को इधर लेके आऊंगा तो मेरे को QP मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, यही तो है तुम्हारा उसकी वृद्धि के बराबर है ना। तो देखो कैसे करेंगे, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा और इसको इधर लेके आऊंगा तो देखो ये जो है ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये देखो E2 यहाँ पर पॉजिटिव में और इसको लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, देखो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, देखो ये तो पहले से ही नेगेटिव में था और इसको लाऊंगा तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव में दोनों हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों में से क्या करूंगा, नेगेटिव को कॉमन ले लूंगा, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे फिर पॉजिटिव में, क्योंकि देखो इसका गुणा करूंगा तो ये नेगेटिव और इसका गुणा करूंगा तो ये भी नेगेटिव, तो ये जो है और ये तुम्हारे दोनों नेगेटिव रहेंगे इधर के साइड में। तो मैं इनमें से नेगेटिव को कॉमन लेकर के तुम्हारे इनको क्या कर देंगे, हम इनको ऐसे क्लोज कर देंगे, तो ये E1 प्लस तुम्हारे PV1 हो जाएगा, वही तुम्हारे E2 प्लस तुम्हारा PV2 हो जाएगा, और ये तुम्हारे इधर रह जाएगा ये QP। क्लियर है ना। हमारे इक्वेशन से देखो हमको पता चलता है, हमारे पास में ये होता है कि H इक्वल टू होता है E प्लस PV। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये E प्लस PV, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या H। तो यहाँ पर देखो इनमें 2 लगा हुआ तो ये हो जाएगा H2, और यहाँ पर E1 प्लस तुम्हारा PV1 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा H1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा QP के। ठीक है, तो ये आ गया QP के। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, देखो अतः हमें स्पष्ट होता है कि तुम्हारे स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, तो जो तुम्हारी ये थी ना ये अवशोषित ऊष्मा थी। ठीक है, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या है, ये एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है, और एंथैल्पी में हमारी वृद्धि, ठीक है, ये जो है ना, ठीक है, ये पूरा तुम्हारा क्या है, ये एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या, ये H2 माइनस के H1 जो है, ठीक है, ये तुम्हारे उसके डिफरेंस को यानी उसके अंतर को बताता है, ये उसकी वृद्धि को बताता है कितनी सारी वृद्धि हुई है या फिर तुम्हारा कितना अंतर आया है। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि देखो इसी प्रकार किसी स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। जैसे हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, QP इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा है, ये डेल्टा H आ रहा है ना, तो इसी तरीके से हम लिखते हैं QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये H2 माइनस का H1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा इसको भी हम लिख सकते हैं कि QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, चलो इसको राइट करो, फिर इसके एक टॉपिक 2 टॉपिक और कवर करते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर ऊष्माक्षेपी तथा तुम्हारे ऊष्मा शोष की अभिक्रियाओं की व्याख्या करें। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में ये क्वेश्चन तुम्हारा कभी कभी पूछ लिया जाता है
तो इसको समझे। तो देखो माना क्या है, अभिकारक हमारा ए है उसके N1 मोल है तथा तो तुम्हारा बी है उसके N2 मोल है, आपस में क्रिया करते हैं और क्या बताते हैं, M1 सी के मोल तो तुम्हारे M2 डी के मोल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये N1 ए प्लस तुम्हारा N2 बी, तो ए के N1 मोल बी के N2 मोल, रिएक्शन करने के बाद में ये बनाते हैं सी के M1 मोल प्लस तुम्हारे डी के M2 मोल। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दो कि तुम्हारे देखो ये एच ए एच बी एच सी और तुम्हारा एच डी, ये तुम्हारे क्या है, ए बी सी और डी की क्या है, मोलर एंथैल्पी है। ठीक है, अब समझो देखो यहाँ पर ये एच क्या है, ये एंथैल्पी है। ठीक है, आर मतलब रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट मतलब अभिकारकों के लिए, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, N1HA प्लस तुम्हारा N2 HB। ठीक है, यानी ये N1 मोल किसके, H एंथैल्पी A, यानी A की एंथैल्पी के N1 मोल के लिए। ठीक है, प्लस तुम्हारी ये N2 HB यानी B की एंथैल्पी के N मोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एंथैल्पी, ध्यान रखो। ये तुम्हारी P क्या है, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन के हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एंथैल्पी, तो मतलब ये इनकी एंथैल्पी थी और ये तुम्हारी इनकी एंथैल्पी है। ठीक है, अब देखो डेल्टा जो H होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, फाइनल, यानी देखो कोई भी चीज अगर डेल्टा में आ रही है तो उसकी फाइनल स्टेज माइनस के इनिशियल स्टेज, तो फाइनल मतलब तुम्हारी अंतिम स्थिति माइनस के प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रारंभिक स्थिति क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, तो माइनस के HR। हम बात कर रहे हैं मोलर एंथैल्पी के रिगार्डिंग, तो ये मोलर एंथैल्पी टोटल होगी यानी डिफरेंस उसका, तो डेल्टा H, तो ये हो जाएगा HP माइनस के HR। क्लियर है। देखो HP की वैल्यू ये रही और HR की वैल्यू ये रही, तो डेल्टा H में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो यही हमारी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताएगी। तो देखो इसमें केस बनते हैं 3। पहले केस देखो केस 1, तो देखिए जब M1HC प्लस M2HD एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो देखो ये दोनों, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमारा डेल्टा H है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसी में से इसी को घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस टाइम पर क्या होगा, अभिक्रिया के दौरान ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी और ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि M1HC प्लस तुम्हारा M2HD, ये इसकी वैल्यू अगर बड़ी हो गई इससे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमको डेल्टा H है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हें पता है अगर 5 में से 2 घटाऊंगा तो प्लस का 3 मिलेगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव का D मिलेगा, तो यहाँ सॉरी डेल्टा H मिलेगा, तो यहाँ पर डेल्टा H का मान कैसा होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो ऐसा तभी संभव है जब तुम्हारा निकाय क्या होगा, परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। और इसका जो थर्ड केस होगा, उस थर्ड केस में क्या होगा कि यहाँ पर तुम्हारा ये है वो इससे छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा ये है ये इससे छोटा हो जाएगा, और जब ये इससे छोटा हो जाएगा तो एक्चुअली में क्या होगा कि जब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो अपने को जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव देखने के लिए मिलेगी, और नेगेटिव देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करके, ठीक है, या फिर तुम्हारी अभिक्रियाओं को, ठीक है, चलो यहां तक पहले इसको वो करो, फिर इसको हम थोड़ा एक समय मिटा के मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करो, यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, मैं इसका ऊपर वाला पार्ट भी लिख देता हूँ। ठीक है, इस नेक्स्ट पॉइंट को ना, केस नंबर 3, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, तो देखो एक्चुअली में क्या होगा कि देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि तुम्हारी ये वाली जो वैल्यू है वो इससे क्या थी, बड़ी, तो तुम्हारे बड़े में से छोटे को घटा रहे तो तुम्हारा आंसर आ रहा था पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे छोटा और इसको कर देंगे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1HC। ठीक है, तो लिखो केस नंबर 3, लिखो M1HC प्लस M2HD क्या है, छोटा है किससे, N1HA प्लस N2HB। ठीक है, तो क्या होगा, देखो M1HC प्लस तुम्हारा M2HD इससे छोटा हो जाएगा N1HA प्लस तुम्हारा N2HB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा जो H है वो कैसा होएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ऐसा तभी संभव है जब परिवेश निकाय, ठीक है, से ऊष्मा
ग्रहण करे ठीक है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी विक्रिया कहते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो देखो यहां पर क्या था कि जब तुम्हारे ये वैल्यू बड़ी थी ये छोटी थी तो तुम्हारा एच तुमको कैसे मिल रहा था देखने के लिए डेल एच पॉजिटिव का। तो ऐसा तभी संभव होता था जब तुम्हारा निकाय परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करता था। किससे? निकाय परिवेश से। मतलब देखो ये तुम्हारा कोई निकाय है और ये बाहर वाला ये क्या है परिवेश। तो ये निकाय जो था ना ये तुम्हारे बाहर से ऊष्मा ग्रहण कर रहा था। सही है ठीक है ठीक है। लेकिन जो ये वाला थर्ड वाला केस है इसमें तुम्हारा ये निकाय है सॉरी ये निकाय है और ये परिवेश है। ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है जब परिवेश निकाय से ऊष्मा ग्रहण कर रहा है मतलब ये जो है ना ये निकाय ये तो परिवेश है आवरण तो ये इस निकाय से कर रहा है ग्रहण। मतलब इसमें ये क्या हो रहा है कि इसमें तुम्हारी ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो यहां पर तो निकाय क्या कर रहा था परिवेश से ऊष्मा ले रहा था। ठीक है जबकि यहां पर जो ये निकाय है वो तुम्हारे क्या परिवेश को ऊष्मा दे रहा है या फिर परिवेश निकाय से ऊष्मा ले रहा है। ठीक है मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है तो इस टाइम पर तुम्हारी ये क्या कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी। तो मतलब इसमें तीन कंडीशन होती है कि जब तुम्हारा क्या होता है जब तुम्हारा एचपी मतलब तुम्हारा क्या है जो मोलर एंथैल्पी है किसके लिए रिएक्टेंट के लिए वो बराबर होती है मोलर एंथैल्पी किसके प्रोडक्ट के। तो उस टाइम पर तुम्हारा जो डेल एच है वो तुम्हारा कैसा हो जाता है बिल्कुल जीरो। तो उस टाइम पर ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही अवशोषित होती है। उस टाइम पर अभिक्रिया है वो बिल्कुल उदासीन हो जाती है। जब उदासीन हो जाती है तो उस टाइम पर तुम्हारी जो विक्रिया कहलाती है वो ऊष्मा उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है और जब तुम्हारी क्या होती है जो प्रोडक्ट की जो तुम्हारी एंथैल्पी मोलर एंथैल्पी है वो बड़ी हो जाती है किससे रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की मोलर एंथैल्पी से। तो उस टाइम पर तुम्हारी अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी होती है क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है निकाय जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। कहां से निकाय से बाहर से ऊष्मा कोशिश करता है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है जबकि क्या होता है जब प्रोडक्ट की जो तुम्हारी एंथैल्पी है वो तुम्हारी क्या हो जाती है कम हो जाती है किससे रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। ठीक है मोलर एंथैल्पी से। तो उस टाइम पर क्या करता है निकाय जो है वो तुम्हारा खुद ऊष्मा को क्या करता है जनरेट करता है बाहर निकालता है। ठीक है तो उस टाइम पर जो हमारी एंथैल्पी है किस टाइप की हो जाती है तो तुम्हारा डेल्टा जो एच है उस टाइम पर नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उसमें तुम्हारी ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है। तो मतलब मेरे पास कमी हो रही है ऊष्मा की। तो उस टाइम पर डेल्टा एच है वो कैसा हो जाता है नेगेटिव और उस टाइम पर तुम्हारी जो ऊष्मा है वो तुम्हारी क्या कहलाती सॉरी जो तुम्हारी अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है तो इसको राइट डाउन करो। आज का टॉपिक तुमको क्लियरली समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।